लेकिन यहाँ क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुआ, और इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने पर साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग एटॉमिक रेडियाई स्टार्ट करते हैं ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में, एटॉमिक रेडियाई के बारे में, है ना। थर्ड एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक साइज, है ना। जो हमारी थर्ड जो प्रियोरिटी थी वो क्या थी, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई थी, है ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं एटम के बारे में। देखो आपने ये चीज पढ़ी थी कि रदरफोर्ड ने बताया था कि जो एटम होता है उसका साइज कितना होता है या उसका रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम बात करें रेडियस ऑफ एटम के बारे में, तो बेटा रेडियस ऑफ एटम क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम क्या होता है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर, या उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। पूरा क्लियर है। अब अगर हम एटम की बात करें तो मैं एक एटम बनाता हूं। देखो मेरा एक एटम है, इसको बोल रहे हैं हम लोग गैसियस आइसोलेटेड एटम। ये न्यूक्लियस, ये वैलेंस शेल, ये कौन सी शेल है, वैलेंस शेल, और ये क्या है मेरा एक गैसियस आइसोलेटेड एटम। या आप बोल दो कि सर ये तो हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड एटम है। अब आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एटम जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो अकेला रह सकता है, ठीक है। अब जरा बताओ एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, न्यूक्लियस से लेकर के और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। यानी अगर मैं एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू आइसोलेटेड एटम। यानी हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिखते हैं, फॉर एन isolated atom, for an isolated atom, distance between the center of nucleus to the valence shell electron is called atomic radius। बोलो पता चला। लेकिन यार देखो सुनो, एक आइसोलेटेड एटम से एटॉमिक रेडियस निकालना पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है, जरा कोई बताएगा। अगर मैं लिखूं यहां पे, अगर मैं लिखना चाहूं और मैं लिखूं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड atomic radius of an atom because एक ये पॉसिबल नहीं है कि हम एटम का रेडियस निकाल सके। क्यों, अभी तो निकाला है, तो क्यों पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात, एटम का साइज बहुत स्मॉल है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम। एटम का साइज बहुत स्मॉल है भाई, आप कैसे मेजर करोगे एटॉमिक रेडियस। नॉर्मली क्या है, एटम आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, एटम किसी ने देखा ही नहीं है, सब क्या हो रहा है, हाइपोथेटिकली चीजें हो रही है ना। तो बहुत स्मॉल साइज है, तो एटॉमिक रेडियस निकालना बहुत मुश्किल है। अब इतना सा साइज, उसका रेडियस कैसे मेजर करोगे, कहां से लाओगे ऐसी स्केल, है ना। दूसरा, एटम के पास वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं। अभी तो हमने वैलेंस शेल बना दी, लेकिन नॉर्मली एटम के पास वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं। बोलो समझ आया। और तीसरा, एक आइसोलेटेड एटम मिलना आसान नहीं होता है।
है ना। नॉर्मली एटम किसकी फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है ना। तो इट इज नॉट इजी टू गेट एन आइसोलेटेड एटम, और थर्ड, एटम do not have well defined boundaries। एटम जो है उसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं, वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। समझ आया। तो फिर अब एटॉमिक रेडियस कैसे निकालोगे। तो अब एटॉमिक रेडियस निकालने का तरीका क्या है कि भैया एटम नॉर्मली आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल मिलता है। एटम किसकी फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है। तो हम हमेशा एटॉमिक रेडियस कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द मॉलिक्यूल। बोलो क्लियर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे होते हैं फॉर अ मॉलिक्यूल, है ना। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं फॉर, डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि अलग से दिखे। फॉर अ मॉलिक्यूल ऐसे लिखते हैं पहले, एटम इज एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म, एटम एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब मॉलिक्यूल का एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, फॉर अ मॉलिक्यूल, फॉर अ मॉलिक्यूल एटॉमिक रेडियाई या रेडियस इज डिफाइंड as the half of internuclear distance between two atoms। कैसे, देखो एक एटम ये रहा, एक एग्जांपल ले लो, मैंने बोला H2 मॉलिक्यूल, और मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस निकालना है। तो हाइड्रोजन अकेला तो कभी मिलता नहीं है, हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, अकेला नहीं मिलता। तो किस फॉर्म में मिलता है, H2 की फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम लिया, देखो यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, और मैंने एक और हाइड्रोजन एटम ले लिया, और यहाँ पर उसका न्यूक्लियस है। अब ये क्या है, ये H2 मॉलिक्यूल है। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का। तो दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और अगर मैं इसका हाफ कर दूं, देखो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, एटॉमिक रेडियस, है ना। तो यानी ये वाला जो पार्ट है, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है, यही क्या है मेरा, एटॉमिक रेडियस। बोलो पता पड़ा। तो ये बात समझ रही, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, या इन मॉलिक्यूल बिटवीन टू एटम्स। बोलो क्लियर है, यहाँ तक डाउट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस कितने तरह के हम लोग होते हैं। तो सबसे पहले हम कोवलेंट पढ़ेंगे, आफ्टर दैट मेटेलिक पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या देखेंगे, वन डर वाल रेडियस देखेंगे, है ना। बोलो क्लियर है। चलो एक बार आप लोग नोट करो, देन फिर उसको देखते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, है ना। तो हमारी हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। देखो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो अपनी हेडिंग है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के टाइप्स। अब सबसे पहले एक बात याद रखो, जब भी हम लोग कभी भी एटॉमिक रेडियस निकालते हैं तो ये बात तो आपको पता पड़ गई, हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकालते हैं। लेकिन और क्या याद रखना है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो उसमें एटम सेम होने चाहिए,
यानी एटॉमिक रेडियस हम लोग किसके लिए निकालते हैं? फॉर होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और दूसरा, उनके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई is calculated for homo diatomic molecules which is single bonded. कैसा bonded? सिंगल बॉन्डेड। जो सिंगल बॉन्डेड हो और क्या हो? होमो डाई एटोमिक हो। होमो मतलब एक जैसे, डाई मतलब दो, एक जैसे दो एटम, जैसे H2, Cl2, Br2, I2, F2, ठीक है, इनके लिए। अच्छा, मैंने बोला N2, क्या इसके लिए निकाल पाओगे? नहीं, क्योंकि N2 के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल बॉन्डेड। O2 डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के बीच में, नहीं निकाल पाओगे। तो हमेशा किसके लिए निकालोगे? जो सिंगल बॉन्डेड है ना, ठीक है। तो चलो, आप बात करें अगर एटॉमिक रेडियाई, तो देखो बेटा, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस आप तीन तरह के पढ़ते हो। कौन कौन से पढ़ते हो? सबसे पहला आप पढ़ते हो कोवलेंट रेडियस। सबसे पहले कौन सा पढ़ते हो? कोवलेंट रेडियस। तो सबसे पहला है कोवलेंट रेडियस। दूसरा आप पढ़ते हो बेटा मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस। And the last one is van der Waal रेडियस। आप तीन तरह के रेडियस पढ़ोगे, है ना, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और van der Waal रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस का अगर आप डिफाइन करोगे तो आप क्या बोलोगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स विच आर सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड। मुझे समझ आया? तो कैसे बोल सकते हैं? एटॉमिक, वो इंटरन्यूक्लियर, न्यूक्लियर डिस्टेंस between two similar atoms which are single covalent bonded, which are single covalent bonded। मेटेलिक रेडियाई की बात करोगे तब भी क्या बोलोगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two similar एटम, है ना। अब देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड या कुछ नहीं लिख रहे कि नॉर्मल मेटलिक बॉन्ड सिंगल ही होते हैं, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही क्या होते हैं? डबल या ट्रिपल होते हैं। सिंगल, डबल, ट्रिपल होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। मेटलिक तो हमेशा सिंगल ही बॉन्डेड होते हैं। बोलो क्लियर है? अच्छा, van der Waal रेडियाई की जब आप बात करोगे तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि van der Waal बॉन्ड बनता है किनके बीच में? किनके बीच में बनता है van der Waal बॉन्ड? van der Waal बॉन्ड बनता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो गैसियस एटम्स के बीच में, है ना। गैसियस एटम में भी कौन से? इनर्ट गैस के एटम के बीच में, ठीक है। तो अगर हम बात करें van der Waal रेडियस की तो हम क्या बोल सकते हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स या बिटवीन एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये बात याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। van der Waal रेडियस के लिए van der Waal बॉन्ड चाहिए, और van der Waal बॉन्ड जो है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। कैसे? अभी एक्सप्लेन करूंगा, है ना। पहले इसका एग्जांपल देखो,
कोवलेंट रेडियाई के। मैंने एग्जांपल लिया H2, मैंने एग्जांपल लिया F2, मैंने एग्जांपल लिया Cl2, मैंने एग्जांपल लिया I2 एंड सो ऑन। तो होगा क्या, देखो ये दो एटम है, ये यहां पर इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और इस एक्सिस का जो हाफ है वो क्या है, कोवलेंट रेडियस। बोलो पता चला, क्लियर है। आरसी का मतलब कोवलेंट रेडियस, है ना। अगर मेटेलिक रेडियस की बात करें तो मेटेलिक रेडियस में भी क्या होगा, एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या होगा बोलो, जैसे सोडियम, पोटेशियम और आयरन, कोबाल्ट, ये सब क्या है, मेटल्स ही तो है। तो मेटेलिक रेडियस किसके बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन मेटल्स। कोवलेंट रेडियस किसके बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन नॉन मेटल्स। ये याद होना चाहिए। कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है, नॉन मेटल्स के। मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, मेटल्स के। वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल बॉन्ड किसके बीच में होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। आयोनिक रेडियस किसके बीच में होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। बोलो पता पड़ रहा है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में। तो इन सब में होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनते हैं। सिर्फ आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। इसलिए हमने यहाँ पे आयोनिक रेडियस नहीं पढ़ा, उसको अलग से पढ़ेंगे सेपरेटली। समझ पा रहे हो। चलो अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पे भी एक एटम और दूसरा एटम, और ये रहा इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या होगा, आर एम, मतलब मेटेलिक रेडियस। बोलो पता चला। ठीक है, अब बात करते हैं वंडरवॉल रेडियस के बारे में। तो वंडरवॉल रेडियस किसके बीच में बनेगा, जैसे Cl2 के बीच में, लेकिन दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल होने चाहिए, है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है। तो बिटवीन Cl2 मॉलिक्यूल, ऐसे लिखते हैं, बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स, है ना। कैसे, एग्जांपल देता हूं, देखो ये Cl2 मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसे ही बनेगा क्या, अरे बोलो। हाँ, अच्छा दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल देखो ये रहा, इसके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, यहां पर इसके बीच में भी कोवलेंट है, इसके बीच में भी। लेकिन इन दो मॉलिक्यूल के बीच में, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में वंडरवॉल बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के बीच में वंडरवॉल बॉन्ड बन रहा है, वंडरवॉल बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। ठीक है, और अब अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस, वंडरवॉल रेडियस क्या होगा, ये होगा। अब ध्यान से आंखें खोलो, इन डायग्राम्स को देखो और मुझे बताओ सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, देखो जरा, वंडरवॉल रेडियस, है ना। सबसे छोटा रेडियस कौन होगा, कोवलेंट। देखो कोवलेंट में क्या, कोवलेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो मॉलिक्यूल ज्यादा पास होंगे। मेटलिक क्या है, वीक है, तो मॉलिक्यूल दूर, और वंडरवॉल तो सबसे वीक है, तो क्या होगा, दोनों एटम और ज्यादा दूर होंगे। समझ पा रहे हो। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, और सबसे सबसे बड़ा वंडरवॉल रेडियस। बोलो लिख सकते हैं हम इस बात को, अरे बोलो भाई, बोलो समझ पा रहे हो बेटा, क्लियर है। अच्छा एक चीज और सुनो, है ना, उसके बाद नोट करने को दूंगा। अगर मैंने बोला कि सर मुझे तो वंडरवॉल रेडियस, मुझे तो रेडियस निकालना है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन तो किसकी फॉर्म में मिल रहा है, O2 की फॉर्म में, और उसमें डबल बॉन्ड है, तो कैसे निकालूंगा। तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही मॉलिक्यूल से निकालो,
अगर आप O2 का रेडियस निकालना चाहते हो तो आप H2O2 ले लो। H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो, अब ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया ना। अब निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हेल्थ से जरूरी नहीं है वो होमोडायटोमिक ही हो, है ना, लेकिन उनसे भी आप सिंगल बॉन्डेड किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियाई निकाल सकते हो। बोलो क्लियर है? पक्का? चलो एक बार नोट करो, देन फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई की, है ना। करो जरा नोट। चलो तो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ। उस क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम आयोनिक रेडियस पे आएंगे, है ना। आयोनिक रेडियस में हम लोग एनायनिक और कैटायनिक रेडियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो जरा, मेरा क्वेश्चन है बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना। आप लोग नोट करो। क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट X, atomic radius of element X is 0.34 एंगस्ट्रॉम, है ना। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द कोवलेंट एंड वंडरवॉल रेडियस। आपको कैलकुलेट करना है वंडरवॉल और कोवलेंट रेडियस। अब आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा, है ना, ठीक है। क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.96 एंगस्ट्रॉम और 0.72 एंगस्ट्रॉम। दूसरा आपको दिया हुआ है 0.34 एंगस्ट्रॉम और दे रखा है 0.72 एंगस्ट्रॉम। थर्ड आपको दिया हुआ है 1.96 एंगस्ट्रॉम एंड 0.30 एंगस्ट्रॉम। और चौथा आपको दिया हुआ है 0.30 एंगस्ट्रॉम एंड 1.96 एंगस्ट्रॉम। तो दिमाग लगाओ और बताओ कौन सा ऑप्शन है आंसर, है ना। देखो बहुत आसान है, आपको मेटेलिक रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अभी 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 आपने पढ़ा सबसे छोटा होता है कोवलेंट रेडियस, उससे बड़ा होता है मेटेलिक रेडियस, और सबसे बड़ा क्या होता है? वंडरवॉल रेडियस। अब आपको मेटेलिक रेडियस दिया हुआ है 0.34, तो कोवलेंट रेडियस क्या होगा? हमेशा मेटेलिक से कम होगा, और वंडरवॉल क्या होगा? हमेशा मेटेलिक से ज्यादा होगा। तो कोवलेंट, आपसे क्या पूछा? कोवलेंट एंड वंडरवॉल, तो 0.34 से छोटा कौन है? 0.30 कोवलेंट, है ना, और बड़ा कौन है? वंडरवॉल, यानी 1.96। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अच्छा बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर थर्ड वाला क्यों नहीं हो रहा? तो थर्ड वाला इसलिए नहीं हो रहा कि पहले आपसे कोवलेंट बोला है और बाद में वंडरवॉल बोला है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझना है, पहले कोवलेंट बोला देन वंडरवॉल। यहाँ पे क्या होता? पहले वंडरवॉल होता फिर कोवलेंट होता, ठीक है। क्लियर है? चलो तो नोट कर लो करना चाहो तो। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? आयोनिक रेडियस के बारे में। जब आयोनिक रेडियस की बात करेंगे तो आयंस, आपको पता है दो तरह के आयंस होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है ना। तो बात कर रहे हैं किसके बारे में? आयोनिक रेडियस के बारे में। तो चलो इसको नोट करो देन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है आयोनिक रेडियस, और करते हैं इसको सॉल्व। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? आयोनिक रेडियस के बारे में। अब आयोनिक रेडियस में हमें पता है कि आयन दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में? फर्स्ट कैटायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस, अब कैटायन कैसे फॉर्म्ड होते हैं? कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के लॉस से क्या होते हैं, कैटायन फॉर्म होते हैं ना। अब देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, मेरा एग्जांपल है सोडियम, ये सोडियम एटम है ना, और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बनाएं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, ये है सोडियम एटम, इसमें से माइनस होगा 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव आयन। सोडियम 3 4 5 6 7 8, और ये क्या बना, Na पॉजिटिव आयन यानी कैटायन। अब यहां तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ शेल कम हो रही है, तो साइज भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, बोलो दिख रहा है। तो नंबर ऑफ शेल कम होने की वजह से साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आई। लेकिन यहीं पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना, कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ शेल कम ना हो रही है ना। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, एल्यूमिनियम ले लें, तो मैंने एग्जांपल लिया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 30। बोलो पता चला। जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम में से 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस किया तो क्या बना, Al पॉजिटिव, और 13 एटॉमिक नंबर तो 13 ही है। जरा बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13, प्रोटॉन कितने हैं, 13। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12, लेकिन प्रोटॉन तो कितने, 13 है। बोलो दिख रहा है। अब एक चीज सुनो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाया था। अगर वो नहीं आता तो अब ये चीज हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने को आना चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुआ, और इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है यानी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने पे साइज क्या होता है, छोटा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, साइज डिक्रीज हो गया। यानी फॉर कैटायन, इन कैटायन ऐसे लिखते हैं, इन कैटायन Z effective increases due to which size of cation decreases। कैटायन का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। बोलो पता चला। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कैटायन इज ऑलवेज smaller than parent atom। कैटायन हमेशा क्या होगा, पेरेंट एटम से छोटा होगा। बोलो समझ आया। अगर बात करें फॉर एनायन, तो सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एनायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस के बारे में। यहां पे एनायंस आर फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। तो एनायंस कैसे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब यहां पे भी एक एग्जांपल ले लो, देखो मैंने एग्जांपल लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। इसने क्या किया, गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन को और क्या बनाया, Cl नेगेटिव। एटॉमिक नंबर अब भी 17 ही है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17, और प्रोटॉन भी कितने थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, और प्रोटॉन कितने हो गए, वो 17 के 17 ही रहे। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा। इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से सिग्मा इंक्रीज हो गया, और जेड इफेक्टिव क्या हो गया बेटा, कम हो गया।
और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब क्या होगा कि Z इन ऐसे बोले इन एनायन Z effective decreases due to which size of anion increases। और हम क्या बोल सकते हैं कि anion is always greater than parental atom। तो anion is always greater than parent atom। बोलो समझ आया? अब ये बहुत इजी है ना, बहुत आसान है ना, कर पाओगे ना? अब ये क्वेश्चन दूंगा, फिर देखते हैं कितना इजी है। ठीक है, नोट करो जरा। चलो देख क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आराम से पेशेंसली सोचना, अपना दिमाग लगाना और फिर उस क्वेश्चन को करना है ना। एक मिनट इसको मिटा दे। देखो मेरा क्वेश्चन है, if ionic radius of K positive and F negative are nearly same, that is 1.34 एंगस्ट्रॉम। आपको आयनिक रेडियस दिया हुआ है के पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, है ना। देन एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड ऑफ पोटेशियम एंड फ्लोरीन respectively are क्वेश्चन मार्क। और आपको बेटा ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.34 एंगस्ट्रॉम। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1.96 एंगस्ट्रॉम और 1.34 एंगस्ट्रॉम। थर्ड दे रखा है 1.96 एंगस्ट्रॉम एंड 0.72 एंगस्ट्रॉम। और फोर्थ आपको दिया हुआ है 0.72 एंगस्ट्रॉम एंड 1.96 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लगाओ दिमाग और बताओ क्या होगा आंसर। तो देखो के पॉजिटिव का रेडियस आपको दिया हुआ है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब एक बात बताओ, के पॉजिटिव और के में किसका रेडियस ज्यादा होगा? के का। हमने क्या बोलता है, कैटायन का रेडियस हमेशा क्या होता है, पेरेंट से कम होता है। तो के का कम है, इसका मतलब पोटेशियम का रेडियस जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 1.34 से ज्यादा कौन है, 1.96। पहले दो ऑप्शन तो आ गए। अब एफ नेगेटिव का रेडियस क्या होता है, बड़ा होता है हमेशा पेरेंट से। एफ नेगेटिव से एन का रेडियस क्या होता है, पेरेंट से बड़ा होता है। तो अब 1.34 से यहाँ पर आपको एफ नेगेटिव दिया हुआ है 1.34, तो एफ क्या होगा 1.34 से कम होगा, यानी कितना होगा 0.72। यहाँ तो बराबर है, ये तो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो लग रहा था कि कैटायनिक रेडियस एनायनिक रेडियस आसान है और है भी बहुत आसान, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो चीजें क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, है ना। करो जरा नोट।